डियर स्टूडेंट्स, आज का मेरा टॉपिक है द हेरिटेज ऑफ इंडिया और ये 12th क्लास की इंग्लिश प्रोज का एक चैप्टर है और इसे लिखा है आर्थर llewellyn बैशम ने। द हेरिटेज ऑफ इंडिया का मतलब होता है भारत की विरासत। तो भारत की जो विरासत है वो भारत की संस्कृति है। इंडियन कल्चर ही यहाँ की सबसे बड़ी विरासत है और जो ऑथर ए.एल. बैशम है वो भारतीय संस्कृति से, इंडियन कल्चर से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे और उन्होंने इंडियन कल्चर के बारे में एक बहुत बड़ी बात कही है कि भारतीय संस्कृति की एक सबसे बड़ी खूबी ये है, सबसे बड़ा गुण ये है कि ये दूसरे कल्चर्स की अच्छी चीज़ों को अपने अंदर शामिल कर लेती है, लेकिन फिर भी अपने विशेष गुणों को बनाए रखती है। तो उन्होंने अपने इस चैप्टर में भारतीय संस्कृति का जिक्र किया है। इस चैप्टर में वो भारतीय संस्कृति की विशेषताओं का जिक्र करते हुए कहते हैं कि भारतीय संस्कृति जो इंडियन कल्चर है वो कभी ख़त्म नहीं होगी, क्योंकि इसका फाउंडेशन जो है वो बहुत ही मजबूत आधारों पर है। लेट्स रीड अबाउट द ऑथर। ए.एल. बैशम इज़ अ रिनाउंड ब्रिटिश हिस्टोरियन। हिस्टोरियन मीन्स होता है इतिहासकार, इतिहास के लिखने वाले को हिस्टोरियन कहते हैं। एंड लर्नड स्कॉलर, तो कह रहे हैं कि ए.एल. बैशम एक फेमस, रिनाउंड मीन्स होता है फेमस, प्रसिद्ध ब्रिटिश इतिहासकार और एक ज्ञानी स्कॉलर थे। लर्न मीन्स होता है ज्ञानी या विद्वान। ही केम टू इंडिया इन 1985 एंड विजिटेड मैनी प्लेसेस हियर। 1985 में वो भारत आए और यहाँ पर बहुत सारे जगहों का भ्रमण किया, यानी घूमने गए। ही वॉज फैसिनेटेड बाई इंडियन कल्चर। फैसिनेटेड मीन्स अट्रैक्टेड, आकर्षित होना। वो भारतीय संस्कृति से आकर्षित हुए। ही हैड ग्रेट एडमिरेशन ऑफ इंडियन कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस, और उनकी भारतीय परंपरा और रीति रिवाजों की प्रति उनकी बहुत बड़ी श्रद्धा थी, यानी वो प्रशंसक थे। ही सफ़र्ड फ्रॉम कैंसर एंड डाइड इन कोलकाता ऑन जनवरी 27, 1986। वो कैंसर से पीड़ित थे और 27 जनवरी 1986 में कोलकाता में उनकी मृत्यु हो गई। अबाउट द लेसन, अब पढ़ते हैं इस लेसन के बारे में कि राइटर ने इस लेसन में द हेरिटेज ऑफ इंडिया में क्या लिखा है। द राइटर रोट मैनी वंडरफुल बुक्स बट द बेस्ट ऑफ ऑल हिज राइटिंग्स इज़ द वंडर दैट वॉज इंडिया। कह रहे कि राइटर ने बहुत सी वंडरफुल बुक्स, बहुत सी अद्भुत किताबें लिखा है, लेकिन उनकी राइटिंग्स में, यानी उनकी लेखन में जो सबसे अच्छी किताब है वो है द वंडर दैट वॉज इंडिया। ये उनकी बुक का नाम है। तो कह रहे हैं ये उनकी लेखन कार्य का सबसे बेस्ट है, सबसे अच्छी बुक है। दिस बुक प्रेजेंट्स अ सर्वे ऑफ द कल्चर ऑफ इंडिया। कह रहे हैं कि ये जो किताब है ये प्रेजेंट करती है, प्रस्तुत करती है अ सर्वे ऑफ द कल्चर ऑफ इंडिया, भारतीय संस्कृति का सर्वेक्षण प्रस्तुत करती है। द प्रेजेंट पीस इन द फॉर्म ऑफ द हेरिटेज ऑफ इंडिया हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द अफोरसेड बुक। कह रहे हैं द प्रेजेंट पीस, यानी वर्तमान में जो अंश है, यानी जो द हेरिटेज ऑफ इंडिया जो चैप्टर है, इन द फॉर्म ऑफ द हेरिटेज ऑफ इंडिया, यानी द हेरिटेज ऑफ इंडिया चैप्टर के रूप में हमारे पास जो अंश है, हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द अफोरसेड बुक। अफोरसेड मीन्स होता है ऊपर युक्त, यानी ऊपर जिस किताब के बारे में बताया गया है, द वंडर दैट वॉज इंडिया, इस किताब का ही एक अंश है। In this extract, we have been told that the ancient Hindu civilization, assimilating the best from different cultures, continues its cultural tradition and it will never be lost. क्या बताया है इन दिस एक्सट्रैक्ट कि इस उद्धरण में वी हैव बीन टोल्ड, हमें बताया गया है दैट द एंशियंट हिंदू सिविलाइजेशन, कि हमारी जो प्राचीन हिंदू सभ्यता है, असिमिलेटिंग, असिमिलेट मीन्स होता है आत्मसात करना, अपने अंदर मिला लेना। तो कह रहे हैं असिमिलेटिंग द बेस्ट फ्रॉम डिफरेंट कल्चर्स, यानी अलग अलग संस्कृतियों से उसकी अच्छी बातों को असिमिलेट करते हुए, यानी अपने अंदर मिलाते हुए, कंटिन्यूज़ जारी रखा है इट्स कल्चरल ट्रेडिशन, इसके सांस्कृतिक परंपराओं को। कह रहे हैं कि जो हिंदू सिविलाइजेशन है, हिंदू सभ्यता है, उसने डिफरेंट कल्चर से, अलग अलग संस्कृतियों से अच्छी अच्छी चीज़ों को अपने अंदर मिलाते हुए इसके सांस्कृतिक परंपरा को, यानी हिंदू संस्कृति की जो सांस्कृतिक परंपरा है, इसको अभी तक बनाए रखा है, जारी रखा है। एंड
इट विल नेवर बी लॉस्ट, और ये कभी भी ख़त्म नहीं होगा। द ऑथर सेज, ऑथर कहते हैं दैट हिंदू कल्चर ऑलवेज वेलकम्ड, कि हिंदू संस्कृति ने हमेशा वेलकम किया है, स्वागत किया है द गुड पॉइंट्स ऑफ अदर कल्चर्स, दूसरी संस्कृतियों की अच्छी बातों को हमेशा स्वागत किया, एंड इंक्लूडेड दैम इन इटसेल्फ, और उसे अपने आप में मिला लिया। इन दिस वे, इस प्रकार हिंदू कल्चर मेंटेन्ड इट्स स्पेसिफिक क्वालिटीज़, इस तरह से हिंदू कल्चर ने यानी हिंदू संस्कृति ने मेंटेन किया यानी बनाए रखा इट्स स्पेसिफिक क्वालिटीज़, इसकी विशेष गुणों को, यानी हिंदू कल्चर, हिंदू संस्कृति, भारतीय संस्कृति के विशेष गुणों को बनाए रखा, मेंटेन करके रखा। तो राइटर A.L. बैशम, जिनका पूरा नाम है आर्थर llewellyn बैशम, उन्होंने अपने इस चैप्टर द हेरिटेज ऑफ इंडिया के अंदर ये बताया कि जो हिंदू सिविलाइजेशन है उसने डिफरेंट कल्चर्स से अच्छी बातों को एसिमिलेट किया है, अपने अंदर मिलाया है, और इसके बावजूद इसके स्पेसिफिक क्वालिटीज़ को बनाए रखा, यानी इसके जो विशेष गुण थे उसको बनाए रखा, मेंटेन करके रखा, और हमेशा दूसरे कल्चर्स की अच्छी बातों का स्वागत किया है। Raja Ram Mohan Roy had sounded the theme with his passionate advocacy of social reform. राजा राम मोहन रॉय, यहाँ पे राजा राम मोहन रॉय की बात हो रही है जो बहुत बड़े सोशल रिफॉर्मर रहे हैं। तो उनके बारे में कहा जा रहा है कि उन्होंने हैड साउंडेड द थीम, थीम मीन्स विषय, यानी इस विषय को उठाया था विद हिज पैशनेट एडवोकेसी। पैशनेट एडवोकेसी मीन्स होता है ज़ोरदार वकालत, ऑफ सोशल रिफॉर्म, समाज सुधार। किस मुद्दे को? समाज सुधार के मुद्दे को, समाज सुधार के विषय को राम मोहन रॉय ने पैशनेट एडवोकेसी यानी ज़ोरदार वकालत के साथ उठाया था। आगे कह रहे हैं विवेकानंद रिपीटेड इट विद अ मोर नेशनलिस्ट टिम्बर, और विवेकानंद ने रिपीटेड दोहराया था इट, इसे, यानी इस मुद्दे को विद अ मोर नेशनलिस्ट टिम्बर। नेशनलिस्ट मीन्स होता है राष्ट्रवादी, टिम्बर मीन्स सुर, यानी अत्यधिक राष्ट्रवादी सुर के साथ दोहराया था। व्हेन ही डिक्लेयर्ड, जब उन्होंने ये घोषणा की थी, ये बताया था दैट द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ सर्विस ऑफ द ग्रेट मदर, यानी जो ग्रेट मदर इंडिया है उसकी जो सबसे बड़ी सेवा है वो क्या है? सोशल सर्विस। कह रहे कि जब विवेकानंद ने ये बताया कि ग्रेट मदर यानी इंडिया की जो सबसे बड़ी सेवा है वो सोशल सर्विस है यानी समाज सेवा है, और ऐसा कहकर उन्होंने इस मुद्दे को और अत्यधिक राष्ट्रवादी सुर में उठाया था। आगे कह रहे हैं अदर ग्रेट इंडियंस, दूसरे महान भारतीय, चीफ ऑफ होम, जिनमें मुख्य वॉज महात्मा गांधी, जिनमें मुख्य महात्मा गांधी थे, डेवलप्ड द थीम ऑफ सोशल सर्विस एज अ रिलीजियस ड्यूटी। डेवलप्ड द थीम, उन्होंने इस विषय को आगे बढ़ाया, ऑफ सोशल सर्विस यानी समाज सेवा के इस विषय को आगे बढ़ाया एज अ रिलीजियस ड्यूटी, धार्मिक कर्तव्य के तौर पे। यानी महात्मा गांधी ने सोशल सर्विस को, समाज सेवा को धार्मिक कर्तव्य के तौर पर करने के लिए कहा, क्योंकि उन्हें मालूम था कि जो हमारा देश है यहाँ के लोग धर्म पे ज़्यादा विश्वास रखते हैं, इसलिए उन्होंने ये कहा कि इस समाज सेवा को अगर धर्म से जोड़ दिया जाए तो लोग इसे और ज़्यादा अच्छी तरह से करेंगे, इसलिए उन्होंने इस मुद्दे को रिलीजियस ड्यूटी के तौर पर आगे बढ़ाया। एंड द डेवलपमेंट कंटिन्यूज़ अंडर गांधी सक्सेसर्स। सक्सेसर्स मीन्स होता है उत्तराधिकारी, और ये जो डेवलपमेंट था, ये जो विकास था, कंटिन्यूज़ जारी रहा अंडर गांधी सक्सेसर्स, गांधी जी के उत्तराधिकारी के देख रेख में। Mahatma Gandhi was looked on by many, both Indian and European, as the epitome of Hindu tradition. कह रहे कि महात्मा गांधी वॉज लुक्ड ऑन, महात्मा गांधी को माना जाता था बाय मैनी, बहुत सारे लोगों के द्वारा, बोथ इंडियन एंड यूरोपियन, भारतीयों के द्वारा भी और यूरोपियंस के द्वारा भी, एज द एपिटम ऑफ हिंदू ट्रेडिशन। एपिटम मीन्स होता है प्रतीक, ट्रेडिशन मीन्स परंपरा। महात्मा गांधी को यूरोपियन के द्वारा भी और इंडियन के द्वारा भी, बहुत सारे लोगों के द्वारा उन्हें हिंदू ट्रेडिशन यानी हिंदू परंपरा का प्रतीक माना जाता था। बट दिस इज़ अ फॉल्स जजमेंट,
लेकिन ये एक गलत निर्णय है, झूठा निर्णय है। क्योंकि ही वॉज मच इन्फ्लुएंस्ड बाय वेस्टर्न आइडियाज़, क्योंकि ही वॉज मच इन्फ्लुएंस्ड, वो बहुत ज़्यादा प्रभावित थे बाय वेस्टर्न आइडियाज़, पश्चिमी विचारों से। गांधी जी पश्चिमी विचारों से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। गांधी ये विश्वास करते थे इन द फंडामेंटल्स ऑफ हिज एंशियंट कल्चर। एंशियंट कल्चर प्राचीन संस्कृति, अपनी प्राचीन संस्कृति के मूल सिद्धांतों पर। फंडामेंटल्स मीन्स होता है मूल सिद्धांत, बुनियादी उसूल। तो गांधी जी एंशियंट कल्चर यानी भारत के प्राचीन जो संस्कृति थी उसके मूल सिद्धांतों पर विश्वास करते थे। बट हिज पैशनेट लव, लेकिन उसका बहुत ज़्यादा प्रेम, उनका जो बहुत ज़्यादा प्रेम था ऑफ द अंडरडॉग एंड इज एंटीपैथी टू कास्ट। अंडरडॉग कहते हैं पीड़ित और दलित लोगों को, एंड इज एंटीपैथी टू कास्ट, और जाति प्रथा के प्रति जो उनकी घृणा थी। एंटीपैथी मीन्स घृणा। दो नॉट अनप्रेसिडेंटेड, अनप्रेसिडेंटेड मीन्स होता है अभूतपूर्व, जो पहले कभी ना हुआ हो। इन एंशियंट इंडिया, प्राचीन भारत में, यानी कह रहे गांधी जी का अंडरडॉग यानी जो दलित और पीड़ित लोग थे उनके लिए उनका प्रेम, एंड इज एंटीपैथी टू कास्ट, और जाति प्रथा के लिए उनकी जो घृणा थी। हालांकि ये प्राचीन भारत में अनप्रेसिडेंटेड नहीं थी, अभूतपूर्व नहीं थी, वर अनऑर्थोडॉक्स इन द एक्सट्रीम, लेकिन ये बहुत ज़्यादा इन द एक्सट्रीम, अत्यधिक, अनऑर्थोडॉक्स मतलब अरूढ़िवादी था, and owed more to European 19th century liberalism than to anything India. Owed means होता है यहाँ पे कर्जदार होना, ऋणी होना, and owed more to European, और गांधी जी यूरोपियन के ज़्यादा कर्जदार थे। किन यूरोपियन के? 19वीं शताब्दी के यूरोप के जो लिबरलिज्म थे, उदारवाद, देन टू एनीथिंग इंडिया, भारतीय किसी भी चीज़ से ज़्यादा वो 19वीं शताब्दी के यूरोपियन जो लिबरलिज्म, जो यूरोप के उदारवाद थे, उनके ज़्यादा ऋणी थे। यहाँ पे राइटर ए.एल. बैशम ने ये बताने की कोशिश की है कि गांधी जी का जो लव था अंडरडॉग के लिए, यानी दलितों और पीड़ितों के लिए, और उनकी जो घृणा थी, एंटीपैथी थी कास्ट के लिए, जाति प्रथा के लिए, तो जातिवाद के लिए उनकी जो नफ़रत थी वो प्राचीन भारत में अनप्रेसिडेंटेड नहीं थी। यानी ऐसा नहीं था कि प्राचीन भारत में भी ये चीज़ें लोगों के अंदर नहीं थी, पहले भी लोग दलितों से प्रेम करते थे और जातिवाद से नफ़रत करते थे। लेकिन गांधी जी का जो ये रुझान था वो बहुत ज़्यादा अनऑर्थोडॉक्स यानी रूढ़िवाद के विरुद्ध था, और ये सारी चीज़ें जो है किसी भी भारतीय से ज़्यादा 19वीं शताब्दी के यूरोप के उदारवाद की देन थी। His faith in non-violence was, as we have seen, by no means typical of Hinduism. His faith यानी उनका विश्वास in non-violence, non-violence means अहिंसा, was as we have seen जैसा कि हम देख चुके हैं, by no means typical of Hinduism. टिपिकल ऑफ हिंदुज़म का मतलब है लाक्षणिक हिंदूवाद, यानी हिंदूवाद का प्रतीक। तो कह रहे हैं गांधी जी का जो नॉन वायलेंस में, अहिंसा में विश्वास था, जैसा कि हम देख चुके हैं, वो बिल्कुल भी हिंदूवाद का प्रतीक नहीं था, यानी प्रतीकात्मक हिंदूवाद नहीं था, बल्कि विशेष रूप से हिंदूवाद ही था। आगे कह रहे हैं हिज प्रेडिसेसर मीन्स होता है पूर्ववर्ती, पूर्वज, इन रिवोल्ट, रिवोल्ट मीन्स क्रांति। तो क्रांति में गांधी जी के जो पूर्ववर्ती थे, जैसे एबल मराठा ब्राह्मण बीजी तिलक एंड इज इम्पेशेंट लेफ्टिनेंट सुभाष। तो कह रहे हैं कि योग्य मराठा ब्राह्मण बीजी तिलक जो गांधी जी के प्रेडिसेसर यानी पूर्ववर्ती थे क्रांति में, एंड इज इम्पेशेंट लेफ्टिनेंट, और उनके जो अधीर लेफ्टिनेंट यानी सहयोगी सुभाष चंद्र बोस वर फार मोर ऑर्थोडॉक्स इन दिस रेस्पेक्ट। ऑर्थोडॉक्स मीन्स रूढ़िवाद, पक्के। इन दिस रेस्पेक्ट, इस संबंध में वो कहीं ज़्यादा पक्के थे, कहीं ज़्यादा रूढ़िवाद थे। यानी कह रहे हैं कि गांधी जी का जो विश्वास था नॉन वायलेंस में, वो सिर्फ प्रतीकात्मक हिंदूवाद नहीं था, बल्कि विशेष रूप से हिंदूवाद ही था। और इस संबंध में गांधी जी के जो पूर्ववर्ती थे मराठा ब्राह्मण बीजी तिलक और उनके जो इम्पेशेंट लेफ्टिनेंट सुभाष चंद्र बोस थे, वो इस संबंध में कहीं ज़्यादा ऑर्थोडॉक्स यानी कहीं ज़्यादा पक्के रूढ़िवाद थे।
फॉर गांधी पैसिफिज्म, गांधी जी के शांतिवाद के लिए वी मस्ट लुक टू द समन ऑन द माउंट, हमें ईसा के समन ऑन द माउंट यानी समन ऑन द माउंट की तरफ देखना चाहिए, एंड टू टॉल्स्टॉय और टॉल्स्टॉय की तरफ देखना चाहिए। हिज चैम्पियनिंग ऑफ विमेंस राइट्स, चैम्पियनिंग मीन्स समर्थन करना, ऑफ विमेंस राइट्स महिलाओं के अधिकारों के लिए उनका समर्थन करना, यानी गांधी जी जो महिलाओं के अधिकारों के लिए समर्थन करते थे उनका ये समर्थन इज़ ऑल्सो द रिज़ल्ट ऑफ वेस्टर्न इन्फ्लुएंस, वो भी वेस्टर्न इन्फ्लुएंस यानी पश्चिमी प्रभाव का परिणाम था। In his social context, he was always rather an innovator than a conservative, और अपने सामाजिक कॉन्टेक्स्ट में यानी सामाजिक संदर्भ में वो हमेशा एक इनोवेटर रहते, यानी कि आधुनिक रहते। इनोवेटर मीन्स होता है किसी चीज़ की शुरुआत करने वाला, आधुनिक होना। देन अ कंजर्वेटिव यानी रूढ़िवाद होने की अपेक्षा अपने सामाजिक संदर्भ में वो हमेशा आधुनिक रहे थे। यानी गांधी जी के बारे में कहा जा रहा है कि सामाजिक कॉन्टेक्स्ट में, सोशल कॉन्टेक्स्ट में वो कंजर्वेटिव होने की अपेक्षा, रूढ़िवाद होने की अपेक्षा हमेशा आधुनिक रहे थे। कहने का मतलब है कि जब भी सामाजिक सुधार की बात आती थी, समाज की भलाई की बात आती थी, तो गांधी जी हमेशा परंपरावादी ना होकर सुधारवादी बने रहे, यानी समाज में सुधार लाने के लिए उन्होंने काम किया। आगे कह रहे हैं, दो सम ऑफ हिज कलीग्स थॉट हिज प्रोग्राम ऑफ लिमिटेड सोशल रिफॉर्म टू बी टू स्लो। दो मीन्स हालांकि, सम ऑफ हिज कलीग्स, कलीग्स कहते हैं को वर्कर्स को, साथ में काम करने वाले लोगों को। थॉट मीन्स सोचते थे, तो कह रहे हैं कि उनके कुछ कलीग्स यानी गांधी जी के जो साथ में काम करने वाले लोग थे, हालांकि वो लोग सोचते थे इस प्रोग्राम, उनके कार्यक्रमों को, कौन से कार्यक्रम, लिमिटेड सोशल रिफॉर्म, जो सीमित सामाजिक सुधार के कार्यक्रम थे, उसको बहुत धीमी गति का समझते थे। यानी उनके साथ में काम करने वाले लोग ये समझते थे कि उनका जो सीमित सामाजिक सुधार का प्रोग्राम है वो बहुत धीमी गति से चल रहा है। He succeeded in shifting the whole emphasis of Hindu thought towards a popular and equalitarian social order. आगे कह रहे हैं ही सक्सीडेड, वो सफल हो गए किस चीज़ में, इन शिफ्टिंग द होल एम्फेसिस ऑफ हिंदू थॉट, हिंदू विचार के समस्त बल को, होल एम्फेसिस मीन्स समस्त बल को किसकी तरफ, अ पॉपुलर एंड इक्वालिटेरियन सोशल ऑर्डर। पॉपुलर मीन्स होता है प्रसिद्ध, इक्वालिटेरियन मीन्स होता है समानता पर आधारित, यानी प्रसिद्ध और समानता पर आधारित सोशल ऑर्डर यानी सामाजिक व्यवस्था की तरफ हिंदू विचारधारा के समस्त बल को ले जाने में सफल हो गए, इन प्लेस ऑफ द हायरार्की ऑफ क्लास एंड कास्ट। क्लास एंड कास्ट मीन्स जाति और वर्ग, वर्ग और जाति की जो रनिंग ट्रेडिशन थी, हायरार्की मीन्स होता है रनिंग ट्रेडिशन, चालू परंपरा। तो कह रहे हैं कि वर्ग और जाति की जो चालू परंपरा थी, जो परंपराएं उस समय चल रही थी, उसकी जगह पर हिंदू विचार के समस्त बल को यानी हिंदू विचारधारा को प्रसिद्ध और समानता पर आधारित सामाजिक व्यवस्था की तरफ ले जाने में सफल हो गए। फॉलोइंग अप द वर्क ऑफ मैनी लेस वेल नोन 19th सेंचुरी रिफॉर्मर्स। आगे कह रहे हैं फॉलोइंग अप यानी अनुसरण करके, मैनी लेस वेल नोन, वेल नोन मीन्स प्रसिद्ध, लेस वेल नोन यानी कम प्रसिद्ध, यानी 19th सेंचुरी के जो रिफॉर्मर्स थे, सुधारक थे, जो कम प्रसिद्ध सुधारक थे, उनके कार्यों का अनुसरण करके Gandhi and his followers of the Indian National Congress have given new orientation and new life to Hindu culture after centuries of stagnation. तो कम प्रसिद्ध लोगों के कार्यों को फॉलो करके, अनुसरण करके गांधी जी और उनके इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो उनके अनुयायी थे, हैव गिवन न्यू ओरिएंटेशन एंड न्यू लाइफ टू हिंदू कल्चर, हिंदू संस्कृति को नई दिशा दी है। ओरिएंटेशन मीन्स होता है दिशा, नई दिशा दी है और नया जीवन दिया है आफ्टर सेंचुरीज ऑफ स्टैग्नेशन। स्टैग्नेशन मीन्स होता है स्थिरता, सदियों की स्थिरता के बाद, यानी सदियों तक जो हिंदू कल्चर में, हिंदू संस्कृति में जो स्थिरता थी, ठहराव थी, उसको नई दिशा दी है और नया जीवन दिया है। किसने? गांधी जी और इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो उनके अनुयायी थे, उन लोगों ने 19वीं शताब्दी के कम प्रसिद्ध जो समाज सुधारक थे, उनके कार्यों का अनुसरण करके।
आगे कह रहे हैं टुडे देयर आर फ्यू इंडियंस, आज कुछ ऐसे भारतीय भी हैं, वट एवर देयर क्रीड, क्रीड मीन्स होता है धर्म, चाहे उनका धर्म कुछ भी हो, who do not look back with pride on their ancient culture, जो अपने प्राचीन संस्कृति को, अपने भारत की जो पुरानी संस्कृति है, प्राचीन संस्कृति है, उसको गर्व से नहीं देखते हैं। And there are few intelligent Indians who are not willing to sacrifice some of its effete elements so that India may develop and progress. कह रहे हैं देयर आर फ्यू इंटेलिजेंट इंडियंस, और कुछ बुद्धिमान भारतीय भी हैं, हु आर नॉट विलिंग, विलिंग मीन्स होता है इच्छुक होना, जो इच्छुक नहीं है टू सेक्रीफाइस, सेक्रीफाइस मीन्स त्यागने के लिए, बलिदान देने के लिए, सम ऑफ इट्स एफीट एलिमेंट्स, एफीट एलिमेंट्स मीन्स है दुर्बल तत्व, कमज़ोर चीज़ें। तो कह रहे हैं कि कुछ ऐसे बुद्धिमान भारतीय भी हैं जो इसकी एफीट एलिमेंट्स यानी जो अपने दुर्बलताओं को, अपनी कमज़ोरियों को त्यागने के इच्छुक नहीं है, अपनी कमज़ोरियों का बलिदान नहीं करना चाहते, सो दैट इंडिया में डेवलप एंड प्रोग्रेस, ताकि भारत तरक्की कर सके, उन्नति कर सके। पॉलिटिकली एंड इकोनॉमिकली इंडिया फेसेस मैनी प्रॉब्लम्स विद ग्रेट डिफ़िकल्टी। तो कह रहे हैं पॉलिटिकली यानी राजनीतिक रूप से, एंड इकोनॉमिकली यानी आर्थिक रूप से, इंडिया फेसेस, भारत सामना कर रहा है, मुकाबला कर रहा है, मैनी प्रॉब्लम्स, बहुत सारी परेशानियों का, विद ग्रेट डिफ़िकल्टी, बड़ी परेशानियों के साथ, बड़ी मुश्किलों के साथ भारत राजनीतिक रूप से भी और आर्थिक रूप से भी बड़ी बड़ी परेशानियों का मुकाबला कर रहा है। एंड नो वन कैन फोरकास्ट, फोरकास्ट मीन्स होता है पहले से बता देना, हाउ फ्यूचर, और कोई भी इसके फ्यूचर के बारे में, इसके भविष्य के बारे में पहले से कुछ नहीं कह सकता विद एनी सर्टेनिटी, निश्चितता के साथ, यानी कोई भी यकीन के साथ भारत के फ्यूचर के बारे में पहले से कुछ भी नहीं कह सकता। बट इट इज़ सेफ टू प्रेडिक्ट, प्रेडिक्ट मीन्स होता है भविष्यवाणी करना, लेकिन ये भविष्यवाणी करना सुरक्षित है, दैट वॉट एवर द फ्यूचर मे बी, कि इसका भविष्य चाहे कुछ भी हो, द इंडियंस ऑफ कमिंग जनरेशंस, कमिंग जनरेशंस यानी आने वाली पीढ़ियों के, आने वाली पीढ़ियों के जो भारतीय होंगे, विल नॉट बी अनकन्विंसिंग, अनकन्विंसिंग मीन्स होता है अविश्वसनीय, सेल्फ कॉन्शियस मीन्स आत्मचेतन। तो कह रहा है कि आने वाले पीढ़ियों के जो भारतीय होंगे वो अविश्वसनीय और आत्मचेतन से रहित कॉपीज़ ऑफ यूरोपियंस, यूरोपियन के प्रतिलिपि नहीं होंगे, यानी वो व्यर्थ में यानी बेकार में और बिना सोचे समझे यूरोपियंस के यानी यूरोप के लोगों का नकल करने वाले नहीं होंगे, बट विल बी मैन रूटेड इन देयर ट्रेडिशंस, लेकिन ट्रेडिशंस में, अपनी परंपराओं में उनकी जड़ें बहुत गहरी होंगी, यानी उनका अपने रीति रिवाजों में विश्वास होगा, वो अपने रीति रिवाजों में रीति रिवाजों का पालन करने वाले होंगे, एंड अवेयर ऑफ द कंटिन्यूटी ऑफ देयर कल्चर, और अपने कल्चर की, अपनी संस्कृति की कंटिन्यूटी यानी उसकी अखंडता और उसकी अविच्छिन्नता से जागरूक होंगे। यहाँ पे राइटर ए.एल. बैशम ने ये बताया है कि जो भारत है वो आज के टाइम पे पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली यानी राजनीतिक रूप से और आर्थिक रूप से बहुत सारी परेशानियों का सामना कर रहा है, तो इसके फ्यूचर के बारे में कोई भी यकीन से कुछ नहीं कह सकता, लेकिन एक चीज़ की भविष्यवाणी सुरक्षित रूप से की जा सकती है, यानी उनका कहने का मतलब है कि ये भविष्यवाणी करना गलत नहीं होगा कि भारत का फ्यूचर चाहे कुछ भी हो, इसका भविष्य चाहे कुछ भी हो, आने वाली जो पीढ़ी होगी भारत की, वो बिना सोचे समझे और बेकार में यूरोपियंस का यानी यूरोप के लोगों का नकल करने वाली नहीं होगी, बल्कि वो अपनी भारत की संस्कृति की, अपनी परंपराओं में उनकी जड़ें बहुत गहरी होंगी और अपने रीति रिवाजों का पालन करने वाले लोग होंगे और अपने कल्चर की निरंतरता और अपनी संस्कृति की अखंडता के बारे में अच्छी तरह से जागरूक होंगे। सो इट्स ऑल फॉर टुडे, बाकी के चैप्टर को नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूँगी। टिल देन कीप स्टडिंग एंड इंक्रीज योर नॉलेज।